नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम डिबाई-हुक्केल-ऑनसेगर इक्वेशन की स्टडी करेंगे। डिबाई-हुक्केल ने एक नियम दिया था जिसे हम डिबाई-हुक्केल नियम कहते हैं, जिसका बाद में संशोधन करके ऑनसेगर ने एक इक्वेशन दी जो डिबाई-हुक्केल-ऑनसेगर इक्वेशन कहलाती है। डिबाई-हुक्केल का सिद्धांत क्या है? सभी जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं वो पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, अर्थात सभी तनुताओं पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। अतः उनकी जो चालकता होगी वह चालकता सभी सांद्रताओं के मान पर समान होगी। या हम ये कह सकते हैं कि सभी सांद्रताओं पर प्रबल विद्युत अपघट्य लगभग पूर्णतः आयनित अवस्थाओं में रहता है। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित होता है तो लैम्बडा भी अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट की वैल्यू जो है, लैम्बडा जिसे हम आयनन की मात्रा अल्फ़ा कहते हैं, उसका मान प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए 1 होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लैम्बडा वी बराबर लैम्बडा इनफाइनाइट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रबल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर उनकी चालकताओं का मान थोड़ा सा बढ़ता है। या हम ये कह सकते हैं कि जब हम प्रबल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाते हैं तो जो उसकी चालकता का मान बढ़ता है वह आयन के डिसोसिएशन आयनों की संख्या बढ़ने के कारण नहीं होता है, बल्कि वह आयन की गति में परिवर्तन के कारण होता है। अर्थात आयन की गति, तनुता बढ़ाने पर आयन की गति बढ़ती है, आयन की गति बढ़ने पर चालकता का मान बढ़ता है। डिबाई-हुक्केल के अनुसार जो प्रयुक्त विभव की स्थिति है या हम ये कह सकते हैं कि जो चालकता है वह 2 कारकों पर निर्भर करती है। यानी जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसकी चालकता के तनुताकरण करने पर उनकी चालकता के मान में परिवर्तन जो होता है वो 2 कारणों से होता है। एक है असममित या शीतलन प्रभाव और दूसरा इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट। इसके साथ साथ माध्यम का प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। इसमें हम सबसे पहले लें असममित या शीतलन का प्रभाव, एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट और रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट। जब विद्युत अपघट्य को विलायक में घोलते हैं तो विलयन वह आयनों में वियोजित हो जाता है। तो विलयन में जो प्रत्येक आयन है वो विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा रहता है। जैसे धनायन जो है वो ऋणायनों द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। तो या हम ये अगर ऋणायन होगा तो वह विपरीत आवेशित धनायन से चारों ओर से घिरा रहेगा। तो प्रत्येक आयन अपने विपरीत आवेशित आयनों द्वारा चारों ओर से घिरा रहता है। इससे हम आयनिक परिमंडल या आयनिक एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो धनायन का जो ऋणायन से चारों ओर से घिरा है यह आयनिक परिमंडल कहलाता है। धनायन के चारों ओर जो ऋणायन है उसका जो परिमंडल है वह सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है। इसी तरह से ऋणायन के चारों ओर धनायन का आयनिक परिमंडल भी सममित होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी आयन के चारों ओर विपरीत आवेशित आयन चारों का जो परिमंडल होगा वो सममित होगा या सिमेट्रिकल होगा।
लेकिन यदि हम विलयन में इलेक्ट्रोड लगाते हैं, यानी हम धन और ऋण इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो आयन है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। धनायन जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा और ऋणायन जो है वो धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा। तो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने के कारण जो आयनिक परिमंडल है उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, या ये हम कह सकते हैं कि सममिति नष्ट हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम सब कह सकते हैं कि जो केंद्रीय आयन है उस पर जो विपरीत आवेशित आयन चारों ओर से आकर्षण बल लगाते हैं वो आकर्षण बल अब समान नहीं होता है। जिस दिशा में केंद्रीय आयन गति कर रहा है उस दिशा में आकर्षण बल कम और उसके विपरीत दिशा में आकर्षण बल अधिक महसूस करता है। आयनिक परिमंडल में कुछ जड़त्व होने के कारण गतिशील आयन नई स्थिति में स्वयं को पुनः एकदम से समायोजित नहीं कर पाते हैं, यानी अपने आप को समायोजित करने में उन्हें कुछ समय लगता है। यानी अपने आप को एडजस्ट करने में जो समय लगता है उस समय को हम रिलैक्सेशन टाइम या शांति काल कहते हैं। केंद्रीय धनायन के पीछे की ओर ऋणायनों का आधिक्य होने के कारण यहाँ हम देख रहे हैं जो सेंट्रल आयन है, जब इलेक्ट्रोड लगाया तो ये विपरीत दिशा में गति करने के कारण इसमें एसिमेट्रिक उत्पन्न हुई। अब ये धनायन आगे ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर रहा है और ऋणायन धन इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने के कारण इसमें असममिति उत्पन्न होती है, सिमेट्री उत्पन्न होती है। ये वापस अपनी सममिति या एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ समय लेता है, जिसे हम विश्रांति काल या शांति काल या रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। अब जो धनायन है वो आगे की ओर गति करने धनायन के आगे की ओर आकर्षण बल कम लगेगा, जबकि इसके विपरीत इस दिशा में ऋणायन द्वारा आकर्षण बल अधिक लगाया जाएगा। तो जो विपरीत दिशा में आकर्षण बल अधिक लगने के कारण, यानी जो धनायन है ऋणायन की संख्या पीछे अधिक होने के कारण ये धनायन को पीछे की ओर खींचेंगे आकर्षण बल के कारण, जिससे धनायन की चाल या गति कम हो जाती है। तो आयन की चाल पर यह प्रभाव असममित या शिथिलन प्रभाव कहलाता है, क्योंकि आयनिक परिमंडल में एसिमेट्री उत्पन्न हो जाती है या शिथिलन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम इसको एसिमेट्रिकल इफेक्ट या शिथिलन प्रभाव कहते हैं। तो जो शिथिलन प्रभाव है उसको हम रिप्रेजेंट करें तो B से इक्वल टू 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन dt की पावर 3/2। यहाँ D डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और T जो है वो परमताप है। दूसरा प्रभाव हम लें वैद्युत कण संचलन प्रभाव। वैद्युत कण संचलन प्रभाव में क्या है, हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो केंद्रीय धनायन है उसके चारों जो ऋणायन होगा वो सममित परिमंडल बनाते हैं। इसके साथ साथ जो ऋणायन है वो विलायक के अणुओं से समायोजित हो जाते हैं। अब जब इस पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो धनायन विपरीत आवेशित की ओर इलेक्ट्रोड की ओर गमन करेगा, जिसके कारण जिसमें जो विलायक के कण हैं वो विलायक के कण जो हैं वो जो केंद्रीय आयन है उसकी गति को मंद कर देते हैं, यानी विलायक के अणु केंद्रीय आयन से घर्षण प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे केंद्रीय आयन की गति मंद हो जाती है। यही हम कह सकते हैं कि जो चाल है वो विलायक की विपरीत धारा की दिशा में गति होती है, केंद्रीय आयन की जो
चाल है वो विलायक की विपरीत दिशा में होती है, विपरीत धारा में होने के कारण उसकी गति या चाल में कमी आ जाती है। तो आयन की चाल में यह प्रभाव वैद्युत कण संचलन प्रभाव कहलाता है, जिसे अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू 82.48 अपॉन डी टी की पावर हाफ एन, यह नीटा, डी टी की पावर हाफ नीटा, यह नीटा विस्कोसिटी है, श्यानता है। इन दोनों प्रभाव के अतिरिक्त मीडियम का इफेक्ट भी पड़ता है, माध्यम का प्रभाव भी पड़ता है। यानी माध्यम का प्रभाव क्या है, मीडियम का इफेक्ट आयन की गति शांता पर भी निर्भर करती है। यदि मीडियम की शांता अधिक होगी तो आयन की गतिशीलता कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता है लैम्डा वी, उसे हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। लैम्डा वी इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस के अंडर रूट सी। यहाँ के एक स्थिरांक है जो विलायक की विस्कोसिता तथा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग कांस्टेंट परावैद्युत स्थिरांक विद्युतांक पर निर्भर करता है। सी सांद्रता है। तो ऑन्सीगर ने डिवाई होकल के तीनों प्रभावों को सम्मिलित करते हुए एक समीकरण दी, जिसे डिवाई होकल ऑन्सेगर समीकरण कहते हैं। तो ऑन्सेगर ने डिवाई होकल के तीनों प्रभाव रिलैक्सेशन इफेक्ट या एसिमेट्रिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और मीडियम इफेक्ट, इन तीनों प्रभाव के कारण जो आयन की गति है वो मंद होती है, उसकी गणना की। और उसने एक संयोजी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता के लिए समीकरण व्युत्पत्ति की, जिसे ऑन्सेगर डिवाई होकल ऑन्सेगर समीकरण कहते हैं। ये समीकरण क्या है, ये समीकरण है लैम्डा वी इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस 82.48 अपॉन डी टी की पावर हाफ नीटा प्लस 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन डी टी की पावर 3/2 लैम्डा इनफाइनाइट इंटू अंडर रूट सी। यहाँ नीटा जो है माध्यम की विस्कोसिटी है, कैपिटल डी जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, टी परमताप है और सी सांद्रता है मोल पर लीटर। लैम्डा इनफाइनाइट अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता है और लैम्डा वी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता है। यदि हम इसको इस पद पे और इस पद के स्थान पर, यानी इस पद के स्थान पर ए लिखें और इस पद के स्थान पर बी लिखते हैं, तो हमें नई इक्वेशन मिलती है लैम्डा वी इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस ए प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट इंटू अंडर रूट सी। यहाँ ए हमारा क्या है 82.48 अपॉन डी टी की पावर हाफ नीटा, जो कि एक स्थिरांक है, और बी भी एक स्थिरांक है जिसकी वैल्यू होगी 8.20 इंटू 10⁵ अपॉन डी टी की पावर 3/2। ये ए और बी स्थिरांक विलायक की प्रकृति और ताप पर निर्भर करते हैं। तो ये इक्वेशन जो है हमारी ऑन्सेगर डिवाई होकल ऑन्सेगर इक्वेशन कहलाती है। अब हम डिवाई होकल ऑन्सेगर इक्वेशन का सत्यापन देखें कि वास्तव में ये इक्वेशन सही है कि नहीं। तो डिवाई होकल ऑन्सेगर इक्वेशन के सत्यापन के लिए जो हमारी इक्वेशन है लैम्डा वी इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस ए प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट
√c। तो यहाँ हम लैम्ब्डा v और √c के बीच ग्राफ प्लॉट करें, यानी अगर हम लैम्ब्डा इनफाइनाइट अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता देखें तो अनंत अनुता पर तुल्यांक की चालकता लैम्ब्डा इनफाइनाइट कांस्टेंट होगी, निश्चित होगी। ए बी भी कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्ब्डा v प्रोपोर्शनल टू हमारा √c हो जाएगा। तो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुल्यांक की चालकता और कंसंट्रेशन अंडर का वर्गमूल √c के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होनी चाहिए, जो कि सीधी रेखा प्राप्त होती है। यहाँ जो सॉलिड लाइन ग्राफ में हमें सॉलिड लाइन जो दिखाई दे रही हैं वह डिबाई-होकेल-ऑनसेगर समीकरण से प्राप्त मान है, यानी डिबाई-होकेल-ऑनसेगर समीकरण से प्राप्त परिणामों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो सीधी लाइन हमारी डिबाई-होकेल-ऑनसेगर समीकरण से प्राप्त ग्राफ है, और जो डॉटेड लाइन जो डॉट हैं बिंदु हैं वो डिबाई-होकेल-ऑनसेगर का प्रायोगिक मान है। तो हम देखते हैं कि जो सैद्धांतिक मान है वो प्रायोगिक मान के समान है, जो कि डिबाई-होकेल-ऑनसेगर समीकरण को सत्यापित करता है। इसी तरह से हम एक दूसरे फैक्टर से भी डिबाई-होकेल-ऑनसेगर समीकरण को सत्यापित कर सकते हैं, उसकी संपुष्टि कर सकते हैं कि हम इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में जो dt है, d जो है दोनों में हर पद में आ रहा है। इसका मतलब है कि जल की अपेक्षा अगर हम कम परावैद्युत स्थिरांक वाले विलयनों की तुल्यांक की चालकता देखें तो सांद्रता वृद्धि के साथ अधिक तेज़ी से घटनी चाहिए, और ऐसा अल्कोहल, एसीटोनाइट्राइल आदि में कम परावैद्युत स्थिरांक वाले विलायक के साथ तुल्यांक की चालकता का मान वास्तव में घटता है। तो यह डिबाई-होकेल-ऑनसेगर समीकरण को सत्यापित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिबाई-होकेल-ऑनसेगर समीकरण है वो प्रायोगिक रूप से भी वही मान देती है जो समीकरण के सैद्धांतिक रूप से हमें समीकरण के सैद्धांतिक मान जो हमें प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल प्रायोगिक मान भी समान ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि डिबाई-होकेल सिद्धांत क्या है, जो कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए है, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता को बताता है, और इसका जो संशोधित रूप डिबाई-होकेल-ऑनसेगर समीकरण के रूप में हमने पढ़ा, और उसका प्रायोगिक सत्यापन हमने देखा। थैंक यू।